ITI Academy 247 के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट को करेंगे, सीबीटी के नेक्स्ट पार्ट को करेंगे जो कि निमी क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। ये जो है फिटर के वैसे विद्यार्थी जो फिटर ट्रेड से ITI कर रहे हैं या फिर कोई भी जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स जो झारखंड की वैकेंसी आई है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इंस्ट्रक्टर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 151 से, और इसमें हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन पे भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ चलिए बहुत अच्छे तरीके से ये डिस्कशन चल रहा है, तो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से आप देखें और एक एक चीज़ को एनालाइज वे में हमने किया है। यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्राउनिंग ऑफ द कटिंग ऑफ एज ऑफ चीजल। छेनी की धार पर जो क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है। क्राउनिंग जो किया जाता है, जैसे चीजल आपने सभी कोई देखा होगा, तो उसमें क्या है कि जो चीजल होता है इस तरीके का चीजल बना हुआ होता है और इसमें जो है इसमें ऐसा होता है और एक ऐसा रहेगा और इसमें जो है धार बना होता है। लेकिन ये देखिएगा कि किनारे वाले को ये क्राउनिंग किया हुआ रहता है, थोड़ा सा गोल किया हुआ रहता है। किनारे वाले जो कटिंग एज है उसको थोड़ा सा क्या किया जाता है, गोल कर दिया जाता है। गोल किस लिए किया जाता है, और यहाँ पे ये हेड होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके का क्या होता है आपका, ये स्ट्राइकिंग फेस होता है, ये बॉडी हो गया, और यहाँ पे नीचे वाला जो है ये वाला, इसको कटिंग एज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कटिंग एज। और ये क्या है, एक तरीके का चीजल है। चीजल से आप क्या करते हैं, चिपिंग करते हैं या जनरल वर्क में कटिंग या चिपिंग का काम करते हैं। तो इसमें जो है ये कटिंग एज को थोड़ा सा क्या कर दिया जाता है, राउंड कर दिया जाता है। और ये राउंड करने का उद्देश्य, इसी को हम क्या कहते हैं, क्राउनिंग कहते हैं, ठीक है ना। ये जो राउंड किया जाता है, ये जो राउंड कर दिया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्राउनिंग कहते हैं। तो क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है, इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। प्रिवेंट्स स्लिपिंग ऑफ द चीजल, ये तो होगा नहीं। प्रिवेंट डिगिंग्स ऑफ कॉर्नर्स, कोनों की खुदाई को रोकने के लिए, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चूंकि देखिए यहाँ पे क्या है, कोना जो है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि चीजल से आपने किसी भी तरीके का कोई चीज को काट रहे हैं, तो कॉर्नर पे ऑलरेडी पहले से राउंड है, तो कॉर्नर पे वो गड्ढा नहीं करेगा, गड्ढा करेगा बीच से शुरू करेगा। तो प्रिवेंट डिगिंग ऑफ द कॉर्नर्स, यानी कि कोनों की खुदाई को रोकने के लिए ये क्या किया जाता है, क्राउनिंग किया जाता है। किस केस के लिए, चीजल के लिए, ओके। और यहाँ पे जो चीजल हो रही है, किसकी बात हो रही है, कोल्ड चीजल की। कोल्ड चीजल, दो तरह का चीजल होता है, कोल्ड चीजल और हॉट चीजल। कोल्ड चीजल का प्रयोग जनरली हम लोग वर्कशॉप में करते हैं, और हॉट चीजल का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ ब्लैक स्मिथी वगैरह का काम होता है, वहाँ पे हॉट चीजल का प्रयोग होता है। तो चलिए वहाँ पे हम जब जाएंगे तो वो सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 152। और क्वेश्चन नंबर 152 क्या कहता है, जरा इसको जरा समझ लें। क्वेश्चन नंबर 152 कह रहा है कि हाउ टू प्रिवेंट द टूल्स रबिंग अगेंस्ट द वर्क सरफेस इन मेटल कटिंग प्रोसेस। धातु काटने की प्रक्रिया में टूल्स को वर्क सरफेस से रगड़ने से कैसे रोका जाता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से आपको समझ में आ जाएगा कि किसकी बात कर रहा है। ये जो है, इन डिक्रीज द लिप एंगल, इंक्रीज द रैक एंगल, इंक्रीज द क्लियरेंस एंगल और डिक्रीज इन टूल स्वेज एंगल्स। तो ये जो बात कर रहा है, ये भी जो है आपका किसका बात कर रहा है, चीजल की बात कर रहा है। अब चीजल में हमने आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाया था कि इसमें कितने तरह का जो है कटिंग ये एज होता है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, चीजल है। इसको हमने पहले भी काफ़ी बताया है, ये चीजल है। और इसमें जो है ये वाला जो पोर्शन है, बीच वाला पोर्शन, मान लीजिए कि यहाँ से इसका सेंटर लाइन जा रहा है चीजल का, ओके, सेंटर लाइन है। तो यहाँ पे कितने तरह का एंगल फॉर्म होता है, और ये क्या है, जिस पे हम चिपिंग ऑपरेशन कर रहे हैं या कटिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये वाला जो है रेफरेंस पॉइंट, यानी कि वो जो सरफेस है जिस पे हमको क्या करना है, चीजल से खुदाई करना है या कुछ भी करना है या काटना है, तो वो नीचे वाला सरफेस है, यानी कि कटिंग सरफेस जो है ये नीचे वाला है। इस पे जो है यहाँ से यहाँ तक जो यहाँ ये वाला जो चीज़ जो दिख रहा है, ये कितना इंक्लाइंड है, यानी कि इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन,
यानी कि कितना झुकाव का कोण जो है वो है आपका क्या है, झुकाव का कोण है ना, झुकाव का कोण है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, अब और क्या कितने तरह का एंगल होता है इसको जरा हम लोग समझ लें तो बड़ा अच्छा तरीके से हमें समझ में आ जाएगा। एक यहाँ से यहाँ तक ये और ये ऐसे अगर कर देते हैं तो यहाँ से जो एंगल बनता है, ये वाला जो एंगल बनता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कटिंग एंगल कहते हैं, कटिंग एंगल, एंगल ऑफ चीजल। ओके, तो कटिंग एंगल ऑफ चीजल क्या कहते हैं, बीच वाले को कहते हैं। अब देखिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ सेंटर लाइन से यहाँ जो जिस सरफेस पे हमको कटिंग करना है वो है, और यहाँ से ये वाला जो एंगल होता है इसको हम क्लियरेंस एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लियरेंस एंगल। तो क्लियरेंस एंगल इसको बोला जाता है, और इसके बाद ये वाला जो एंगल बच जाता है इसी को हम क्या कहते हैं, रैक एंगल कहते हैं। बहुत बार हमने इसमें प्रीवियस वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, तो सारा जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके ये देख सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से हमने वहां भी इसको डिस्क्राइब किया है। तो कह रहा है कि वर्फ सरफेस पे रगड़ने से बचने के लिए इसका मतलब क्या हो गया कि ये स्लिप ना कर जाए। ठीक है ना, रगड़ना का मतलब क्या हो जाएगा, जब कटिंग करने के लिए जाएंगे तो अगर क्लियरेंस एंगल को आप कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्लिप करना शुरू कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज क्लियरेंस एंगल, इंक्रीज रैंक एंगल। तो इंक्रीज क्लियरेंस एंगल करने से जब जो इंक्रीज कर देंगे क्लियरेंस एंगल को तो क्या हो जाएगा, वो रगड़ने से बच जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब क्लियरेंस एंगल को जब बढ़ा देंगे तो आपका ये चीजेल जो है कटिंग करने लगेगा, अन्यथा क्लियरेंस एंगल अगर कम रहेगा तो वो स्लिप कर जाएगा, यानी कि रगड़ सरफेस से रगड़ खाने लगेगा। तो क्या कर रहा है, टूल सरफेस से रगड़ को कैसे रोके, तो क्लियरेंस एंगल को बढ़ा के। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, अब चलिए 153 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 153, और इसको देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 153 कह रहा है कि नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट विथ स्टैंड शॉक एंड और इम्पैक्ट। धातु की वह प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक और इम्पैक्ट को सहन कर सके। तो सहन कर सके वो कौन सा प्रॉपर्टी होता है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी दिया होगा। पहला क्या है, टेनासिटी दिया हुआ है। तो ये जो ऑप्शन है ये क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेटल्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स का जो यांत्रिक गुण है वो सारा दिया हुआ है। बाकी ऑप्शन पे हम लोग देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है टेनासिटी है, दूसरा ऑप्शन है 153 का दूसरा ऑप्शन है हार्डनेस, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटलनेस, और चौथा ऑप्शन है टफनेस। तो क्वेश्चन जो कह रहा था उसको जरा सा एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। 153 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, धातु की वह प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक और इम्पैक्ट को सहन कर सकता है। तो शॉक और इम्पैक्ट को सहन करने के लिए जो है वो क्या है आपका, तो वहाँ पे ऑप्शन इसमें चलते हैं। ए तो टेनासिटी नहीं होगा, फिर ऑप्शन बी हार्डनेस नहीं होगा, ब्रिटलनेस नहीं, टफनेस होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो, ऑप्शन डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्यों टफनेस होगा, टफनेस का मतलब क्या होता है, जैसे भी किसी मेटल को पहले हम क्या करते हैं, हार्ड करते हैं। तो हार्ड कैसे करते हैं, हार्डनिंग प्रोसेस होता है, हार्डनिंग जो है प्रोसेस होता है ना, उसमें हार्डनिंग प्रोसेस में हम किसी भी मेटल को क्या करते हैं, हार्ड करते हैं। तो जब हार्ड करते हैं तो उसमें क्या आता है, हार्डनेस आता है, उसमें क्या आता है, हार्डनेस आ जाता है, और हार्डनेस प्लस उसमें ब्रिटलनेस आ जाता है। ठीक है, ब्रिटलनेस आ जाता है ना, ब्रिटलनेस आ जाता है। और ब्रिटलनेस को कम करने के लिए फिर क्या किया जाता है, आपका टेम्परिंग प्रोसेस किया जाता है। क्या किया जाता है, टेम्परिंग प्रोसेस किया जाता है। तो टेम्परिंग प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परिंग प्रोसेस में जो है ब्रिटलनेस को कम कर दिया जाता है और फिर टफनेस को बढ़ा दिया जाता है। तो मेटल क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, किसके बाद, टेम्परिंग के बाद
हार्ड प्लस टफ हो जाता है ना। तो हार्ड प्लस टफ हो जाता है यानी टफनेस बढ़ जाता है। तो टफनेस बढ़ने से हमारा क्या फायदा होता है कि वो जो मेटल होता है वो जल्दी शॉक को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है ना, ज्यादा शॉक को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब फिर से चलते हैं क्वेश्चन नंबर। ये सारा जो हमने बताया था टेम्परिंग प्रोसेस और हार्डनिंग प्रोसेस, ये क्या है, हीट ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस है। तो जब हीट ट्रीटमेंट में आप पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी कि हीट ट्रीटमेंट में हम लोग करते क्या हैं। तो 153 का जो ऑप्शन डी जो था वो क्या था, राइट आंसर था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ डी राइट आंसर हो जाएगा। 154 पे चलते हैं। Which part is the measuring face fitted to the frame of outside micrometer? माइक्रोमीटर का कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है? तो देखिए जब माइक्रोमीटर का आपने देखा होगा चित्र, तो माइक्रोमीटर में दो चीजें होती है। ये इस तरीके का बना हुआ होता है माइक्रोमीटर, और यहाँ पे जो है शी फ्रेम होता है, और इसके साथ जो है एक स्पिंडल जुड़ा हुआ होता है, और स्पिंडल के बाद जो है बाकी यहाँ पे क्या हो जाता है आपका ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन इसके साथ एक और यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है जिसको हम क्या कहते हैं, एनविल कहते हैं, एनविल। तो एनविल जो है किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, कौन सा पार्ट, मेजरिंग फेस। तो मेजरिंग फेस दो ही है, एनविल और स्पिंडल, यही मेजरिंग फेस है, स्पिंडल। तो कौन सा पार्ट, मेजरिंग भाग जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम से जुड़ा हुआ रहता है, तो फ्रेम से जुड़ा हुआ एनविल रहता है। और जो स्पिंडल जो है वो किससे जुड़ा हुआ रहता है, स्लीव या बैरल से जुड़ा हुआ रहता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका ऑप्शन ए जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 154 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलिए 155 अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 155 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 155 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ माइक्रोमीटर। ये जो माइक्रोमीटर दिखाया गया है इसका नाम क्या है? तो ये माइक्रोमीटर, इसको हम क्या कहते हैं, डेप्थ माइक्रोमीटर। क्या बोलते हैं, डेप्थ माइक्रोमीटर, है ना, डेप्थ डेप्थ माइक्रोमीटर। इससे हम क्या नापते हैं, तो गहराई को मापते हैं। ये स्पिंडल के द्वारा इसकी गहराई मापते हैं। और जैसे ही जो है ये स्पिंडल जो है चूंकि एक फिक्स लेंथ होता है, तो ये स्पिंडल जो है आपका उतनी गहराई तक माप कर सकता है, माप ले सकता है जितना लंबा इसका स्पिंडल होगा। बट इसके बाद भी माप ले सकते हैं, उसके लिए अलग से एक्सटेंशन रॉड होता है। इसमें एक्सटेंशन रॉड, वेरियस टाइप ऑफ एक्सटेंशन रॉड के साथ ये पूरा जो है ये डेप्थ माइक्रोमीटर आता है। तो एक्सेसरीज के रूप में आपको एक्सटेंशन रॉड मिलता है। तो उससे ज़्यादा डीप जो है अगर गहराई मापना हो तो आपको एक्सटेंशन रॉड के सहारे जो डेप्थ माइक्रोमीटर का यूज करके हम फिर गहराई और ज़्यादा गहराई को माप सकते हैं। तो चलिए बाकी आपने जानते ही है इनसाइड माइक्रोमीटर क्या होता है, जो कि इनसाइड मेजरमेंट लेता है। आउटसाइड माइक्रोमीटर क्या होता है, आउटसाइड मेजरमेंट के लिए आउटसाइड माइक्रोमीटर का यूज किया जाता है। और वर्नियर माइक्रोमीटर क्या है, वर्नियर माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर का ही एक रूप है जिसमें लिस्ट काउंट थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, ये मैट्रिक स्केल वाला जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है उसका लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है। किसके लिए, आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर जो मैट्रिक स्केल का है, ठीक है ना, मैट्रिक स्केल वाला है, स्केल वाला है। और इसमें भी दो तरह का होता है, एक मैट्रिक स्केल का होता है और ब्रिटिश स्केल का होता है। तो जब ब्रिटिश स्केल वाला होगा तो उसका लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.001 mm हो जाता है, इंचेज होता है, 0.01 इंच हो जाता है। किसके लिए, ब्रिटिश स्केल के लिए। ब्रिटिश स्केल वाला जो माइक्रोमीटर होता है, चूंकि इसमें जो है जो मापा जाता है, यानी इसमें जो माप लिया जाता है वो किस में माप लिया जाता है, इंच में लिया जाता है। यहाँ थोड़ा सा 0.001 इंच को ऐसे दिखाया जाता है। तो ये ब्रिटिश स्केल वाले का लिस्ट काउंट 0.001 इंच, और मैट्रिक स्केल वाले के लिए क्या हो जाएगा, 0.01 mm होता है, ठीक है ना। तो दोनों में अंतर ये है। और वर्नियर माइक्रोमीटर क्या होता है, तो जितना जो है आउटसाइड माइक्रोमीटर जो लिस्ट काउंट बताता है उससे 10 गुना ज़्यादा एक्यूरेट ये माप देता है। यानी यहाँ पे जो लिस्ट काउंट होगा मैट्रिक स्केल वाले के लिए 0.001 mm हो जाएगा। किसके लिए, मैट्रिक स्केल वाले के लिए। और उसका 10 गुना, जैसे मान लीजिए कि आपका ब्रिटिश स्केल वाले का जो लिस्ट काउंट है, तो वर्नियर माइक्रोमीटर इन ब्रिटिश स्केल जो होगा उसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 000
1 इंच हो जाएगा, ठीक है ना। किस केस के लिए? इस वाले के लिए। और कौन सा यहाँ पे है? यहाँ ब्रिटिश आएगा तब होगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ आप अगर समझ लें तो ये काफ़ी आसानी से समझ पाएंगे। इसमें क्या है, ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है। कौन सा? ये क्या दिखाया गया है? डेप्थ माइक्रोमीटर दिखाया गया। बाकी का भी हमने कुछ आपको डिस्क्राइब करके हमने बता दिया कि किसका किसका क्या होता है, क्या लिस्ट काउंट होता है। चूंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं इसलिए हमने इसको यहाँ पे बता दिया। क्वेश्चन नंबर 156 क्या कह रहा है उसको जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 कह रहा है कि हाउ द ड्रिल चक आर हेल्ड ऑन द मशीन स्पिंडल। मशीन स्पिंडल से ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है? तो आर्बर के सहारे पकड़ा जाता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। आर्बर के सहारे ड्रिल चक को पकड़ा जाता है स्पिंडल में, तो आर्बर लगा हुआ रहता है और आर्बर से पकड़ा जाता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके। स्लीव सॉकेट क्या होता है? टेपर जो ड्रिल बिट होता है उसको लगाने के लिए स्लीव और सॉकेट का प्रयोग करते हैं। विशेष क्लैंप का प्रयोग ये जो है विशेष कार्यों के लिए किया जाता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं, 157 में चलते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहा है 157 नंबर क्वेश्चन। 157 कह रहा है कि विच ड्रिलिंग मशीन द स्पिंडल हेज इज मूव टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द कॉलम्स। अब ये देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि विच ड्रिलिंग मशीन्स का स्पिंडल हेड मूव्स टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द कॉलम्स, माने कॉलम से आगे की तरफ, यानी कि कॉलम से अवे जो है कौन से ड्रिलिंग मशीन में जो है हेड जो है वो क्या होता है, ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर कराया जा सकता है। यानी कि जो है कॉलम है, जो कॉलम जिसके ऊपर ड्रिल मशीन जो है कसा हुआ है, तो उससे जो है पास आ सकता है और दूर जा सकता है, यानी कि इस डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, किस तरह का जो है ड्रिल मशीन कहते हैं, तो उसको हम रेडियल ड्रिल मशीन कहते हैं। अभी हमने वो फिगर भी दिखा देंगे आपको, ताकि वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि रेडियल ड्रिल मशीन कैसे होता है। तो चलिए पहले हम लोग देख लें इसमें ऑप्शन क्या था कि कॉलम से दूर और ये जाता है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए, फिलर ड्रिल मशीन, गैंग ड्रिल मशीन, रेडियल ड्रिल मशीन। तो रेडियल ड्रिल मशीन जो है इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं कि रेडियल ड्रिल मशीन आखिर होता कैसा है। तो फिर चलेंगे थोड़ा सा हम देखेंगे और यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये यहाँ पे जो दिखाया गया है ये रेडियल ड्रिल मशीन है, ठीक है ना। ये ओरिजिनल फिगर है और इसमें एक इसका जो है और इसी तरह का स्केच बताया गया है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा पार्ट्स का क्या नाम है वो सारा चीज बताया गया है। इसमें देखिए ये कॉलम होता है, रेडियल ड्रिल मशीन का ये जो पार्ट होता है इसी को हम कॉलम कहते हैं। तो इस कॉलम से ये क्या हो रहा है, इधर जा रहा है, यानी इस डायरेक्शन में आगे पीछे जा रहा है, यानी कि ये जो है ये ड्रिल मशीन इधर जा सकता है और इस डायरेक्शन में इधर आ सकता है। और ये मूव कैसे कर रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। तो यही तो कह रहा है कि कॉलम के पास जा सकता है और इससे दूर जा सकता है। तो कौन सा ड्रिल मशीन है, इसका नाम क्या है, रेडियल ड्रिल मशीन। अब देखिए इसमें पार्ट्स जरा सा हम समझ ले, इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम। जैसे कि हमने बताया था कि ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम। नीचे वाला पार्ट जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ये टेबल इसी पे जो है क्लैंप करके किसी भी चीज में जहाँ पर ड्रिलिंग करना होता है उसमें करते हैं। ये जो है स्पिंडल होता है और स्पिंडल के साथ जो है आपका क्या लगा हुआ रहता है, यहाँ ड्रिल चक लगा हुआ रहेगा और इसके बाद ड्रिल बिट लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो उसी से हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं। यहाँ देखिए फीड दिया हुआ है, यानी कि इसको जब घुमाते हैं तो ड्रिल मशीन जो है, ड्रिल बिट जो है वो नीचे और ऊपर जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, फीड लीवर कहते हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से यहाँ पे जो है क्या है, गाइड वेज है, यानी कि ये जो आगे पीछे जो मूव करता है तो किस स्लाइड में मूव करता है, इसी स्लाइड में मूव करता है। देखिए यहाँ जो स्लाइड लगा हुआ है ना, इसी के बीच में ये ऐसे ऐसे मूव करता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। यहाँ पे ड्रिल हेड है, मोटर एंड ड्राइविंग स्पिंडल यहाँ लगा हुआ है, उसके साथ साथ ये वाला जुड़ा हुआ है और ये वाला पोर्शन इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, ठीक है। और ये रेडियल आर्म या कॉलम जो है, यहाँ पे ये रेडियल आर्म है। रेडियल आर्म्स क्या हो गया, इस कॉलम के साथ अटैच होता है ये वाला पार्ट, इसी को रेडियल आर्म कहते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज आप क्या किसके बारे में समझ गए, रेडियल ड्रिल मशीन के बारे में समझ गए। ओके, ये नीचे वाला पार्ट जो होता है वो बेस होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो चलिए फिर जो है उसी क्वेश्चन वाले पे हम लोग चलते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, रेडियल ड्रिल मशीन इज द राइट आंसर। रेडियल ड्रिल मशीन जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 158, और इसको देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 158 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 158 कह रहा है कि विच टाइप ऑफ स्क्रू थ्रेड्स आर राउंडेड एट द क्रिस्ट एंड रूट्स। किस तरह के स्क्रू थ्रेड के क्रिस्ट और रूट्स को राउंड किया जाता है? तो देखिए, पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि ये सारा जो है ये थ्रेड है। थ्रेड का मतलब क्या होता है कि जैसे चूड़ी बना हुआ रहता है ना, नट के ऊपर जो जो एक्सटर्नल जो थ्रेड कटा हुआ रहता है, उसी को हम ये कह रहे हैं थ्रेड कह रहे हैं। और बोल्ट के ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड कटा रहेगा और नट के ऊपर इंटरनल थ्रेड कटा हुआ रहता है। तो ये सारा जो है अलग अलग स्पेसिफिकेशन का, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग थ्रेड जो है कटा हुआ रहता है। जैसे कि BA थ्रेड का जो है वैल्यू जो होता है 47.5 डिग्री जो है ये होता है, 47.5 डिग्री इसका एंगल होता है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि BA थ्रेड का एंगल कितना होता है, तो 47.5 होता है, 47.5 डिग्री होता है। ठीक है। BSF थ्रेड का जो है एंगल कितना होता है, तो 55 डिग्री होता है। इसके बाद BSW, इसका जो है एंगल कितना होता है, इसका भी एंगल 55 डिग्री होता है। ये क्या है, BSF यानी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड थ्रेड विथ फाइन पिच। BSF का फुल फॉर्म क्या है? BSF का फुल फॉर्म है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ फाइन थ्रेड। ओके, तो इसको क्या कहते हैं? BSF कहते हैं। उसी तरह से BA का क्या कहते हैं? ब्रिटिश एसोसिएशन बोला जाता है। इसका नाम है ब्रिटिश एसोसिएशन बोला जाता है, एसोसिएशन। तो ब्रिटिश एसोसिएशन जो है ये एक तरह का थ्रेड है। यहाँ पे धागा दिया हुआ है, तो धागा नहीं होना चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है, थ्रेड होना चाहिए। सीधा सीधा थ्रेड लिखेंगे क्योंकि उसको चूड़ी बोला जाता है, धागा किसी भी तरीके से नहीं बोला जा सकता है। तो ये जो है, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये गलत है। थ्रेड का हिंदी इन्होंने कर दिया है सीधा सीधा धागा, जबकि ये धागा नहीं होता है। ठीक है ना? तो ये चीज आपने समझ गया। और इसमें जो है ये 55 डिग्री क्या होगा, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ का जो है, इसको क्या बोलते हैं? ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ। तो इसको जो है 55 डिग्री का ये भी होता है। और एक में थ्रेड का एंगल जो होता है 29 डिग्री का होता है। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा थ्रेड है जिसका थ्रेड और पृष्ठ जो है रूट को राउंड किया जाता है। तो देखिए, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ का जैसा होता है उसको कैसे आप दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं। तो ये हाइट के पास भी थोड़ा सा जो है राउंड किया हुआ रहता है और यहाँ भी थोड़ा सा राउंड किया रहता है। और यहाँ से यहाँ तक के एंगल को ये जो दिखाया गया है इसको हम क्या कहते हैं? 55 डिग्री एंगल ये बनाता है। ठीक है ना? तो इसको राउंडेड किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है इसका क्या है? सही उत्तर है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन भी जो है 55 डिग्री का होता है और BA थ्रेड 47.5 डिग्री का होता है। इसमें जो है, जैसे आपको कभी पूछ दिया कि क्रिस्ट और रूट्स को जो है राउंड किया जाता है, तो एक नकल थ्रेड जो होता है उसमें भी जो है इस तरीके का होता है। इसको ऐसे जो है पूरा पूरा राउंड होता है, ऐसे राउंड होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? नकल थ्रेड कहते हैं, नकल थ्रेड। नकल थ्रेड। और नकल थ्रेड जो होता है वो कहाँ पे होता है? वो रेलवे का जो कपलिंग होता है ना, रेलवे का कपलिंग जो है, जहाँ जुड़ता है, एक दूसरे डब्बा को जोड़ते हैं, तो रेलवे का जो कपलिंग होता है, रेलवेज का कपलिंग वहाँ पे जो है ये क्या होता है? यूज होता है, एक में थ्रेड का यूज होता है। ठीक है ना? तो वहाँ पे रेलवे का जो है एक दूसरे से जहाँ पे ज्वाइंट होता है, डब्बा जहाँ ज्वाइंट होता है, तो वहाँ पे देखिएगा तो इसी तरीके का जो है थ्रेड उसमें बना हुआ रहता है। ओके, अब ये एक में थ्रेड कैसा होता है? एक में थ्रेड 29 डिग्री का होता है, नकल थ्रेड ऐसा होता है। और भाइस वगैरह में जो होता है वो क्या होता है? V शेप का थ्रेड जो होता है वो भाइस में होता है ना? या फिर जो है आपका, अगर जब आप देखे होंगे कहीं पे वर्कशॉप में कि जो आपके यहाँ लगा हुआ है ये, वहाँ पे जो है इस तरीके का, जैसे कि
कह सकते हैं वाइस जो है, वाइस के अंदर जो कटा हुआ रहता है, स्पिंडल के अंदर जो ये कटा हुआ रहता है, तो वाइस में जो स्पिंडल के अंदर जो थ्रेड कटा हुआ रहता है वो कैसा थ्रेड कटा हुआ रहता है, तो इस तरीके का ये थ्रेड कटा हुआ रहता है इस तरीके से, ठीक है। और इसका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ये जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर देना होता है ना, वहाँ पे इस तरीके का थ्रेड कटा हुआ रहता है। तो चलिए हमने इस चीज़ को समझ लिया, अब चलते हैं आगे प्रश्न को जरा देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 159 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको जरा देख लें। ये कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द टैप रिंच, इस टैप रिंच का नाम क्या है। तो ये सॉलिड टाइप रिंच जो है टैप रिंच होता है। तो ऑप्शन बी जो है ये सॉलिड टाइप, ये जो है यही सही उत्तर है। इसका सही उत्तर क्या होगा, सॉलिड टाइप टैप रिंच होगा, ठीक है ना। बाकी जो है टैप रिंच क्या होता है, जैसे आपको जब छेद कर लेते हो तो उसके होल को फिनिश करने के लिए टैप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अच्छे तरीके से फिनिश करने के लिए टैप का प्रयोग किया जाता है। तो 3 तरह का टैप होता है। पहला जो है फर्स्ट टैप, पहला जो टैप होता है, एक सेट में 3 तरह का टैप होता है। पहला टैप को फर्स्ट टैप कहते हैं, दूसरा को सेकंड टैप, सेकंड टैप का दूसरा नाम इंटरमीडिएट टैप भी है, इंटरमीडिएट टैप, ठीक है। और तीसरा नंबर में जो टैप होता है वो थर्ड टैप होता है, जिसको बॉटमिंग टैप्स भी कहते हैं, ठीक है ना। बॉटमिंग टैप भी बोला जाता है। तो 3 तरह का टैप होता है। पहले हम जो फर्स्ट टैप का यूज करते हैं, फिर इस फर्स्ट टैप को टेपर टैप भी कहते हैं, टेपर टैप भी बोला जाता है। फर्स्ट टैप यूज कर लिया हमने, इसके बाद फिर इंटरमीडिएट टैप का यूज करते हैं और फाइनल में बॉटमिंग टैप्स का उपयोग करके थ्रेड्स को अच्छे तरीके से काट लेते हैं, है ना। होल को फिनिश करने के लिए थ्रेड काटने के लिए यूज होता है। कौन सा थ्रेड, इंटरनल थ्रेड काटने के लिए टैप का प्रयोग करते हैं, ओके। तो इसमें पहला टैप जो चलाएंगे वो टेपर टैप चलाएंगे, जहां टैप ड्रिल साइज निकाल लेते हैं। इसके बाद हम ये काम करते हैं, फिर इंटरमीडिएट टैप चलाएंगे और तीसरा वाला जो है वो फिर बॉटमिंग टैप चलाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चले और अगला प्रश्न जो है देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160 क्या कर रहा है, जरा इसको जरा देख लें। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला कैलकुलेटेड टैप ड्रिल साइज, टैप ड्रिल साइज का फॉर्मूला क्या है। तो टैप ड्रिल साइज का फॉर्मूला होता है, टैप ड्रिल साइज हमने पहले भी इसको बताया है कि टैप ड्रिल साइज इज इक्वल टू जो होता है मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ, ये होता है आपका टैप ड्रिल साइज होता है, ठीक है। अब ये डेप्थ के जगह पे कितना होता है, डेप्थ इज इक्वल टू होता है 0.61 पी होता है। पी दैट मीन्स पिच, यानी कि जितना पिच होगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, ये डेप्थ निकल जाएगा। तो टीडीएस जो होता है ये मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ होता है। ये कब होता है, जबकि 100% जो है थ्रेड बनाना हो, है ना। लेकिन किसी भी जो है फास्टेनिंग के लिए, जैसे जो फास्टेनिंग, जब फास्टेनिंग कहने का मतलब क्या है, नट एंड बोल्ट एक तरह का क्या है, फास्टनर है। तो फास्टनर है तो नट एंड बोल्ट बनाने के लिए बोल्ट के ऊपर जो है कितना जो है 100% चूड़ी का आवश्यकता नहीं पड़ता है किसी नट बोल्ट को बनाने के लिए। 60% से ऊपर अगर रहता है या 60% भी रहता है तो सफिशियंट होता है फास्टनर के लिए। तो ये जो 100% जब थ्रेड उसमें बनाते हैं तो इस फॉर्मूले का यूज करके टैप ड्रिल साइज निकालते हैं। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ पहले उसको देख लेते हैं। तो टैप ड्रिल साइज कहाँ, ये ऑप्शन है टैप ड्रिल साइज इज इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन एक टैप ड्रिल साइज और निकलता है और वहां पे इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा, टैप ड्रिल साइज एक और निकलता है जो कि 60% जो है क्या देता है, थ्रेड बनता है उससे। उस केस में क्या करते हैं, मेजर डाया माइनस क्या कर देते हैं, पिच कर देते हैं। उसका जो पिच होता है उसको हम घटा देते हैं तो टैप ड्रिल साइज मिल जाता है, ठीक है। इसमें जो थ्रेड बनता है वो क्या होता है, 60% थ्रेड बनता है और किसी भी फास्टेनिंग के लिए बनता है, ठीक है ना। और किसी भी फास्टेनिंग के लिए 60% जो है
थ्रेड बनना भी काफ़ी होता है, ठीक है ना। तो 2 तरीके का ये फार्मूला है और यहाँ जो है दिया हुआ है किस कौन सा फार्मूला दिया हुआ है, तो ये वाला फार्मूला दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कहीं कहीं पे ये फार्मूला भी मिलेगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी हम निकालते हैं जहाँ पे हमको पूरा 100% थ्रेड नहीं निकालना होता है, 60% थ्रेड निकालना होता है, वहाँ पे इस फार्मूले का यूज करके निकाल लेते हैं। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि जब आप कोई भी थ्रेड बनाते हैं तो पूरी उसकी गहराई तक अगर बना देते हैं जितना चाहिए तो उसको 100% थ्रेड करेंगे कहेंगे, लेकिन पूरी गहराई में ना बना के उसका 60% भी बना देते हैं तब भी वो क्या होगा, चढ़ेगा। क्या चीज़? किस पे चढ़ेगा? नट एंड बोल्ट आपस में जो है कसा सकता है। तो उसके लिए जब निकालते हैं ट्रैप ड्रिल साइज निकालते हैं तो इस फॉर्मूले से निकाल लिया जाता है। और 100% जहाँ थ्रेड बनाना हो वहाँ पे हमको ये फार्मूला का यूज करना पड़ता है, मेजर डाया -2 इंटू डेप्थ, वेयर डेप्थ जो होता है, गहराई जो होता है, इज इक्वल टू 0.61 पी होता है, जहाँ पी क्या है? आपका पिच है, पी इज इक्वल टू पिच। पी स्टैंड फॉर क्या? पी स्टैंड फॉर पिच। तो पिच की जो वैल्यू होगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.61 से, तो ये मेरा डेप्थ आ जाएगा और फिर यहाँ डेप्थ में रख देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना ही चीज़ मेजर डाया में से घटा देंगे तब टैप ड्रिल साइज निकल जाएगा। चलिए यहीं तक आज हम लोग समाप्त करते हैं, अगले नेक्स्ट पार्ट के लिए हम लोग फिर मिलते हैं। तो अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल फ्रीली आप कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दे सकें। और अच्छा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें और इसे वैसे लोगों को भेजें जहाँ की जो कि नीडी पर्सन है जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू वेरी मच।